चलेंगे, मैं मर भी गया तो, मैं मर भी गया तो। ताकत के बलबूते पर, कुव्वत के बलबूते पर कश्मीरी ना झुके हैं और न झुकेंगे। पांच अगस्त 2019 आज से ठीक 732 रोज पहले भारत ने रिवायती जबर का मुजाहरा करते हुए मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करते हुए एक मरतबा फिर कश्मीरी अवाम की आवाज दबाने की मज़मूम कोशिश की। गयूर और बहादुर कश्मीरियों से तमाम इंसानी हुकूक छीनते हुए इंसानियत सोच कर्फ्यू और जालिमाना लॉकडाउन के नाम पर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। मगर सलाम है पहाड़ों से भी सख्त हौसला रखने वाली कश्मीर की माओं, बहनों, बेटियों, बेटों, बुजुर्गों और बच्चों पर जो भारत के खुद साख्ता गुरूर के सामने सीसा पिलाई दीवार बन गए। आखिर कब कश्मीर की वादी में बहता बेगुनाह लहू आलमी ताकतों के जमीर पर लगी मुनाफिकत और मुफादात की स्याह पट्टी को तार तार करेगा, ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। सबसे पहले हम आज के इस प्रोग्राम में बुनियादी सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल यह है कि 5 अगस्त मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म जारहियत के 2 साल, आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक की तंजीमें कश्मीर में भारतीय मुजालिम पर खामोश क्यों हैं? इस सवाल पर हम बात करेंगे और अपने मेहमानों का तारुफ भी आपसे कराएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। ऑपोजिशन की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया मुज़ाहमत है या मुफाहमत? क्या बतौर सदर शहबाज शरीफ के पास पार्टी में कोई इख्तियारात हैं भी या नहीं? क्या पार्टी में मौजूदा इख्तिलाफात का हल किसी अहम लीडर के माइनस होने से मशरूत है? और क्या इस हवाले से पार्टी कायद नवाज शरीफ आने वाले दिनों में कोई अहम फैसला कर सकते हैं? 2023 के आम इंतखाबात में उतरने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासी समत आखिर है क्या? प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे जिस अहम सवाल पर। सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारा बुनियादी सवाल इस सेगमेंट में है और वो सवाल यह है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत में इख्तिलाफात, मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल मरियम नवाज या शहबाज शरीफ? इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तारड़ साहब वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इस वक्त किसकी इख्तियारात और किसके फैसले चल रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब या मरीम नवाज साहिबा? बहुत शुक्रिया जी, आपने आज मदू किया। देखिए, हम 2018 के इलेक्शन में खातिर खा हमें कामयाबी मिली और अल्लाह ताला के फजल से पंजाब में हम सबसे बड़ी जमात थे। बाद में जहांगीर खान तरीन साहब का जहाज़ चला, जादू की छड़ी चली और फिर आज़ाद अरकान एक एक करके वो शामिल होते गए तरीके इंसाफ में। पंजाब ने हमें क्लियर मैंडेट दिया था गवर्नमेंट बनाने का। ऊपर भी प्री इलेक्शन इंजीनियरिंग अपनी जगह पे तोड़ फोड़, जनूबी पंजाब महाज अपनी जगह पे, हमने बड़ी अच्छी वहाँ पे पोजीशन ली। अगर ये प्री इलेक्शन इंजीनियरिंग RTS ना बैठता तो हम वहाँ पे भी कामयाब होते। हमारा बयानिया क्या था 2018 के इलेक्शन में? हमारा इलेक्शन स्लोगन था वोट को इज़्ज़त दो, जो कि आइन की हुक्मरानी के हवाले से है, और खिदमत को वोट दो, जो कि गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी के हवाले से है। देखिए, ये कोई शहबाज शरीफ साहब का जो एक अंदाज़े सियासत है वो कोई रातों रात नहीं बना। वो 30-35 साल से एक उनका अपना तर्ज सियासत है, उनकी एक अपनी पॉलिटिकल अप्रोच है। वो एक अपने जो उनका तर्ज सियासत है उसमें वो बिलीव करते हैं। अब पार्टी में
इस सब के बावजूद जो भी मामलात होते हैं वो आज के नहीं हो रहे। यानी शहबाज शरीफ साहब का जो तर्ज़ सियासत है, क्या वो पार्टी में जो मेजॉरिटी कायदीन का तर्ज़ सियासत है उससे मुख्तलिफ है क्या? नहीं, देखें, होता ये है कि पार्टी के अंदर जितने कायदीन हैं, जो हमारी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लीडरशिप है, वो इशू टू इशू अपनी आरा से पार्टी लीडरशिप को आगाह करती है। उसके नतीजे में कायद अनडिस्प्यूटेड हैं, वो मियाँ नवाज शरीफ हैं। पार्टी की सिमत का तयन वो करते हैं और वो बड़े लॉजिकल हैं इस मामले में। वो हर किसी की सुनते हैं। मतलब अगर एक मीटिंग है उसमें अगर 10 मुख्तलिफ लोगों की 10 मुख्तलिफ आरा हैं या 5 की आरा एक तरफ है बाकी 5 की दूसरी तरफ है, तो वो बड़े एतदाल के साथ, बड़े इंसाफ के साथ फैसला करते हैं। और वो फैसला जब कर दें तो पूरी पार्टी उस पर अमल पैरा होती है और उस फैसले पे अमल दरामद को यकीनी बनाती है। तो शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, ऑपरेशनल कंट्रोल उनके पास है और वो अपने भाई के बहुत लॉयल साथी भी हैं, सियासी रफीक भी हैं। यानी तारिक साहब, उनकी जिस बयानिए को लेकर मरियम नवाज साहिबा कश्मीर के इंतखाबात में मुहिम चलाई, जिस बयानिए को लेकर सियालकोट में मुहिम चलाई, क्या शहबाज शरीफ साहब उस बयानिए से मुत्तफिक हैं? और अगर हैं तो फिर वो इस कैंपेन में नजर क्यों नहीं आए हमें? सबसे पहली बात यह है कि आइन की हुक्मरानी के हवाले से किसी को, ना आपको, ना मुझे, ना किसी पार्टी के कारकुन को, ना किसी पार्टी के लीडर को इसमें कोई शक नहीं है कि आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। तमाम इकाइयों को, तमाम इदारों को, तमाम अशखास को आइन में तय करदा हदूदों क़यूद के अंदर रहकर काम करना चाहिए। इसमें तो कोई मामला नहीं है ना, किसी को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन देखिए, हर किसी का एक अपना रोल है। मरियम नवाज शरीफ साहबा को टास्क दिया गया, मैं समझता हूँ बड़ा उन्होंने बखूबी वो टास्क निभाया। वो जहाँ जहाँ गई, रावला कोट से लेके भिंबर तक, भिंबर से लेके मीरपुर तक, मीरपुर से लेके बाग तक, वो उन्होंने एक अवाम को इंस्पायर भी किया, एक जम्मे गफ़ीर भी निकला। शहबाज शरीफ साहब की आप स्टेटमेंट्स देखें, वो इलेक्शन के हवाले से बोर्ड मीटिंग में शरीक रहे, उन्होंने अपना किरदार अदा किया। मेरा मौक़िफ़ इसमें यह है जो कि बड़ा क्लियर है कि ये आइन की हुक्मरानी के हवाले से किसी को कोई शक व शुबा है नहीं, और जो एक पब्लिक सर्विस डिलीवरी या डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स है उसमें भी किसी को कोई भाम नहीं है। तारिक साहब, क्या आप ये नहीं समझते कि मरियम नवाज साहिबा जिस तरह से कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाती रहीं, बहरहाल उनका पार्टी में ओहदा नायब सदर का है, अब कश्मीर के इंतखाबात की अहमियत को देखते हुए क्या किसी एक हल्के में, किसी एक जलसे में पार्टी सदर का खुद जाना बनता नहीं था? अगर आप एक पार्टी कारकुन के तौर पर भी देखें या पार्टी के वोटर के तौर पर भी देखें। देखिए, पार्टी के अंदर मैंने जैसे अर्ज़ किया, हर किसी का अपना एक रोल है, और ये जब फैसला हुआ तो ये बामी मशावरत से फैसला हुआ, और उन्होंने, मैं समझता हूँ मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बतौर नायब सदर अपनी ड्यूटी अच्छी सर अंजाम दी। बाकी तमाम मामलात पे शहबाज शरीफ साहब की नज़र भी थी और वो हर मशावरती मामले में शामिल भी थे। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई कन्फ्यूजन है। एक उन्होंने अच्छी कैंपेन चलाई है, उनको शाबाश इस पर मिलनी चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब सदर हैं, उनका एक अपना किरदार है और वो किरदार अदा करते रहे हैं, करते रहेंगे। कल भी उन्होंने सियालकोट बाई इलेक्शन के हवाले से एक पोस्ट इलेक्शन मीटिंग की, मशावरत की कि जी ये रिज़ल्ट की क्या वजह बनी, कहाँ कहाँ रिगिंग हुई, रिगिंग का फॉर्म क्या था। हम आने वाले दिनों में कानूनी चाराजोई भी करने जा रहे हैं। सियालकोट इलेक्शन के हवाले से कुछ शवाहिद हमें मिले हैं, मज़ीद शवाहिद हम इकट्ठे कर रहे हैं कि इतनी मुनज़्ज़म धांधली थी। तो देखिए, इस पार्टी में हमारे मुखालिफिन की तो ख्वाहिश रही है तो कि पिछले 30-35 साल से दोनों भाइयों में तफरका डले। ये मामलात सामने क्यों आते हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब किसी इंटरव्यू में अपनी सियासी राय का या अपनी सियासी समत का तयन करते हैं, उसका इजहार करते हैं, तो दीगर पार्टी की क़यादत है वो फिर बाद में ये कहती है कि जी अभी हमने चूंकि शहबाज शरीफ साहब से बात नहीं की इसलिए हम इस पर बात नहीं करेंगे या इस पर हम मजीद बहस नहीं करेंगे। तो क्या शहबाज शरीफ साहब जो बातें करते हैं वो अपनी ज़ाती हैसियत में करते हैं, बतौर पार्टी सदर नहीं करते और पार्टी के दीगर कायदीन से मुशावरत करके नहीं करते? शहबाज शरीफ साहब जितनी भी बातें करते हैं बतौर पार्टी सदर करते हैं, और वो सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने मीडिया पे की है, वो पार्टी के इजलासों में भी ये बात करते हैं और बाकी दीगर कायदीन के सामने ये बात करते हैं। तो इसमें कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। और देखिए, शहबाज शरीफ साहब का जो तर्ज सियासत है वो कभी भी अपने तर्ज सियासत के बेनिफिशरी नहीं रहे। उन्होंने लांडी जेल काटी, अटक किला काटा, जिला वतनी काटी, 2 दफ़ा जेल वो इस दौर में हुए हैं। तो उनका जो मफामत का एक नज़रिया है उसके तहत कभी भी उनको इससे फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, मगर वो एक वफ़ादार भाई हैं,
आखिरी दम तक अपने भाई के साथ खड़े हैं, और वो मेरा ख्याल है कि वो भाई से इनहराफ का सोच भी नहीं सकते, और जो बामी मशावरत के साथ पार्टी में फैसले होते हैं उनको हमेशा उन्होंने ओन किया है। वरना माजी में कई मिसालें मौजूद हैं जहां पे उनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद थी, मगर उन्होंने अपने भाई के साथ लॉयल्टी को और भाई के सियासी नजरिए को तकवीयत देने को बेहतर समझा। अच्छा तारिक साहब, फिर ये बताइएगा कि 2023 के इंतखाबात से पहले, क्योंकि ज़ाहिर है अब तो हुक्मरान जमात भी इंतखाबात की तैयारी कर रही है, पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया कि शायद कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं, वो भी तैयारियों में है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का अब बयानिया है क्या बतौर जमात जिससे वो 23 के इंतखाबात लड़ेगी? देखिए, हमारा बयानिया बड़ा सिंपल है, वोट को इज़्ज़त दो, खिदमत को वोट दो की मैंने बात की। आइन की हुक्मरानी की जंग, वोट की इज़्ज़त की जंग, कानून की हुक्मरानी की जंग, तमाम इदारों इकाइयों को आइनी हदूद में जो रहकर काम करने की एक जद्दोजहद है, वो हमारी स्ट्रगल है, वो हमारा नारा है। दूसरी तरफ इस मुल्क के अंदर अगर किसी ने डिलीवर किया है 12,000 मेगावाट बिजली, आज लोड शेडिंग दोबारा शुरू हुई है, हमने 12,000 मेगावाट बिजली सस्ते तरीन मनसूबे इस मुल्क में लगाए, 18,000 किलोमीटर सड़कें बनाई जिसमें मोटरवे शामिल हैं। सारी कारकर्दगी है, ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपने दौरे हुकूमत में करती रही है और ऑब्वियसली ये ऑन ग्राउंड चीजें नजर आती हैं, लेकिन उसके बाद हमें चीजें जो है वो फैलाव के शिकार नजर आती हैं। पार्टी के बयानिया है आइन को इज्जत देनी है, आइन की जो सुप्रीमेसी है, तमाम तर जमातें उनकी बात करती हैं, लेकिन हमने PDM के जलसों में भी और उसके बाद भी जिस तरह से नवाज शरीफ साहब की तकारीर में और मरियम नवाज साहिबा की तकारीर में जो तल्ख तनकीद सुनी है इदारों पर, वो हमें शहबाज शरीफ की तकारीर में आज भी नजर नहीं आती, उनकी पार्लियामेंट की तकारीर हो या उनकी दीगर मीडिया टॉक्स हो। फिर इस नरमी की वजह क्या है जो शहबाज शरीफ साहब? मैं वही अर्ज करूं ना, उनका जो तर्ज सियासत है, हमें इन दोनों बातों का वोट पड़ा है। और देखिए बात यह है, वोट को इज्जत दो, आइन की हुक्मरानी में उनको भी कोई शक व शुबा नहीं है कि आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, इससे तो कोई शख्स इख्तिलाफ नहीं कर सकता, मगर उनकी जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स है, अल्लाह के फजल से उन्होंने इस मुल्क में डिलीवर किया है। हमारी जो माजी की परफॉर्मेंस है, आप देख लें कि अब हमारे तमाम सूबों के अंदर जो वज़राए आला लगे हैं या वज़ीर आज़म की अपनी जो कारकर्दगी है, इकॉनमी के जो हालात हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, इसका किसी के पास कोई हल नहीं है। टीवी टॉक शोज़ में बड़े बड़े दावे करने के अलावा इस हुकूमत ने डिलीवर नहीं किया। हम ये समझते हैं कि हमारी लेगेसी दो तरह की है, एक आइन की हुक्मरानी की जद्दोजहद जो कि आम आवाम चाहते हैं कि उनका वोट चोरी ना हो, जिसको वो वोट डालें उसी को मैंडेट मिले, नंबर 1। नंबर 2 कि जो आम आदमी के मसाइल हैं, सेहत के, तालीम के, पीने के साफ पानी के, महंगाई के, बेरोजगारी के, इन मसाइल का हल भी देखिए हमारे दौर में हुआ, वो भी हमारी लेगेसी है। तो ये नहीं हो सकता कि हम उस लेगेसी को लोगों के पास लेके ना जाएं, अवाम को बताएं ना कि हमारी परफॉर्मेंस क्या रही है। तो मैं समझता हूं कि ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं और इन दोनों से हमें बड़ा फायदा मिला है माजी में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की इस सियासी समत पर मौक़िफ़ से हमें आगाह करें। नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे 5 अगस्त 2019 को भारत की जानिब से उठाए गए जो ज़ालिमाना इक़दामात, जिनको आज 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक साहब की अहलिया मिशाल मलिक साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया मुहतरमा हमें वक्त देने के लिए। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है गौहर गिलानी साहब, जर्नलिस्ट हैं और इन तमाम तर मामलों पर गहरी नज़र भी रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर गिलानी साहब, आपने भी वक्त दिया। मिशाल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले ज़रा हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे यासीन मलिक साहब की तबीयत कैसी है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, उनके साथ मेरा तो कोई राब्ता है नहीं, ना मेरी बेटी के साथ उनकी अलाउड है बात करना। 2.5 ईयर्स हो गए हैं। मेरी मदर इन लॉ की टेलीग्राम के थ्रू जो उनसे बात होती है, जो राब्ता होता है, तो उसके थ्रू ही पता चलता है कि वो बहुत वीक हैं। और वैसे तो उनकी विल पावर जो है वो एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग है, बट नेचुरली मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। उनको मेटालिक हार्ट वाल्व है, किडनी स्टोन्स हैं, और जिस तरह की एक डेथ सेल में उनको रखा है 5/7 के, उसके अंदर ओपन टॉयलेट है और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन इटसेल्फ इतने साल हो गए और उसमें उनको कैदो बंद में रखा हुआ है, तिहाड़ जेल के अंदर हैं। और उनके ख़िलाफ़ जो डेथ ट्रायल्स शुरू किए हुए हैं, जिसके अंदर उनको बोलने की अपनी तरफ से कोई इजाज़त ही नहीं दी जाती। जो ऑनलाइन भी जो उनकी कोर्ट हेयरिंग्स होती हैं, उसके अंदर भी उनको साइलेंस कर दिया जाता है जब वो बात कर रहे होते हैं। तो बहुत ही खौफनाक किस्म की सिचुएशन है। NIA की इन्वेस्टिगेशंस और टेररिज्म के साथ लिंक करना, एक लीडरशिप को, एक पॉलिटिकल जो फेस हैं फ्रीडम स्ट्रगल का, यासीन साहब, उनके साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है, विच इज़ वर्स दैन अ टेररिस्ट। तो बहुत हमारे लिए एज अ फैमिली इट्स वेरी पेनफुल
कि ज़्यादातर जो है हमें उनके बारे में पता ही नहीं होता, उनकी वेलबींग के बारे में। यकीनन ये एक पेनफुल सूरत हाल और हम सबकी दुआएं भी बतौर बहैसियत कौम भी यासीन मलिक साहब के साथ हैं, उनकी सेहत के लिए भी। गौहर गिलानी साहब, आपसे ज़रा जानना चाहेंगे कि कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद जो इक़दाम उठाए गए, लॉकडाउन, कर्फ्यू, किसी से ढके छुपे नहीं हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है वादी में? देखिए, सूरत हाल ये है कि आज जो लोग हैं, श्रीनगर शहर का जो सबसे बड़ा मार्केट है लाल चौक या जो डाउनटाउन पाइन शहर का नौहट्टा में, तो वहाँ के दुकानदारों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं और लीडरान हैं, उन्होंने हम मीडिया से गुफ्तगू में हमें बताया कि उन्हें पहले ही 1-2 रोज़ पहले थानों में बुलाया गया था और उन्हें वार्निंग दी गई थी कि अगर उन्होंने आज दुकान अपने बंद रखे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और उनको कहा कि हड़ताल की सियासत अब नहीं चलने वाली है और आपको खुले रखने पड़ेंगे दुकान। तो एक तरह से नॉर्मलसी को पेंट करने की कोशिश की गई और जब दुकानदारों ने अपने दुकान नहीं खोले तो ज़बरदस्ती उन्होंने फिर इल्ज़ाम लगाया कि जो है पुलिस ने खुद उनके ताले तोड़े और दुकान खुले रखें ताकि वो ये दिखाएं कि यहाँ बिल्कुल हालात नॉर्मल है। तो हालात नॉर्मल नहीं है। जहाँ तक सिविल लिबर्टीज़ हैं वो सस्पेंडेड है, जहाँ तक सियासत है, चाहे हिंद नवाज सियासत हो या हिंद मुखालिफ, वो सस्पेंडेड एनिमेशन में है। बहुत हज़ारों गिरफ्तारियाँ हुई हैं। खुद भारतीय पार्लियामान में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उन्होंने ये बताया था कि 7,357 कश्मीरियों को, जिनमें लीडरान भी शामिल थे और नौजवान शामिल थे, उनको गिरफ्तार किया गया। 555 रोज़ पर मुश्तमिल दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट इंटरनेट शटडाउन हुआ। डिजिटल अपार्थाइड के ज़रिए लोगों को एक्सकम्युनिकेट किया गया और फ़ोन करने पे बात नहीं की इजाज़त नहीं थी, फ़ोन बंद थे, इंटरनेट बंद था और SMS सर्विस बंद थी। तो इस तरह की जो कार्रवाइयाँ थी, उसके बाद ये बताया गया था कि शायद अब आर्टिकल 370 के हटने के बाद जो है आर्टिकल 370 के हटने के बाद डेवलपमेंट आएगी, तरक्की का दौरा होगा और जो है यही असल में सेपरेटिज्म कोट अनकोट की जड़ थी। तो हुआ ये कि उल्टा 5 लाख कश्मीरी नौजवानों ने अपने नौकरियों से, अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठे। वो सयाहत का शोबा मुतासिर हुआ, सब तमाम शोबों पे जो है मनफी असर। यानी जो ख्वाब दिखाए गए थे और जो दावे किए गए थे इस इक़दाम के पीछे, वो हकीकत उसके बरक्स साबित हो रही है। मिसाल मलिक साहिबा, कहने को ये 2 साल हैं, लेकिन अगर दिनों के हिसाब से देखा जाए तो 732 रोज से कश्मीर में बसने वाले हर कश्मीरी की जिंदगी कैद है, इंसानी हुकूक नहीं मिल रहे। गौहर गिलानी साहब ने जो पिक्चर पोर्ट्रे की, यकीनन वजह क्या है कि जब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी मौजूद हैं, बैनुल अक़वामी ताकतें जो दीगर मामलात पर बहुत हमें विजिलेंट दिखाई देती हैं, कश्मीर पर उनका ज़मीर क्यों नहीं पिघलता? देखिए, सिंपल सी बेसिक वजह है कि चाहे इनके पॉलिटिकल राइट्स हैं, राइट टू आइडेंटिटी है, राइट टू स्टेटहुड है, या जो भी आप इसको कह दें कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर जो इंसान बसते हैं उनके भी वही फंडामेंटल राइट्स हैं जो किसी और सॉवरन नेशन के हैं। तो ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ना ही इंडिया का हिस्सा है ना ही किसी और का। दे आर वेटिंग फॉर देयर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन और प्लेबिसाइट अकॉर्डिंग टू द UN रेजोल्यूशंस, मगर वो राइट इनको मिला नहीं है, वो एक्सरसाइज नहीं हुआ, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो लॉफेयर के बाद लॉफेयर होता रहा है यहाँ पे, और जो ये एब्रोगेट किया आर्टिकल 370 35A, उसके बाद एक इंडियन कॉलोनी में ये तब्दील हो जाएगा। जिस तेज़ी के साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू किए जा रहे हैं, हर लिहाज से कश्मीरियों के इकोनॉमिक पॉलिटिकल राइट्स, आप फ्रीडम स्ट्रगल को भी देख लें, उस लिहाज से जितनी भी लीडरशिप है, जो प्रो फ्रीडम लीडरशिप है, उनको भी एलिमिनेट किया जा रहा है, साइलेंस किया जा रहा है, या टॉर्चर सेल्स में, या उनको कंप्लीट ब्लैंकेट बैन है। उसी तरह जर्नलिस्ट के साथ है, मीडिया के साथ है। तो ये राइट कैसे मिलेगा? ये लॉफेयर को रिस्पॉन्ड करना है तो लीगली करना है, और इसके लिए मैकेनिज्म है। जिनीवा कन्वेंशन 4 की वायलेशन है, ICJ में मामला जाना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। ये जेनोसाइड का मामला है, एथनिक क्लेंजिंग का है, ये वायलेशन है UN रेजोल्यूशंस की। तो जब तक लीगल कोर्स नहीं लिया जाएगा, लीगल फ्रेमवर्क नहीं बनेगा अंडर द स्पेक्ट्रम ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इट इज़ इम्पॉसिबल कि कश्मीरियों को उनका राइट कैसे मिल सकता है। ना उनके पास कोई अपनी आर्मी है, ना उनका कोई सॉवरेनिटी है। वो रेजिस्ट ही कर सकते हैं पीसफुली, जिस तरह वो मैक्सिमम कर रहे हैं। उससे बियॉन्ड तो उनकी जिस सिविल लिबर्टीज़ की बात है, कुछ भी नहीं है उनके पास। अब तो हर लिहाज से, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो पुलिस फोर्स के अंदर हो, चाहे वो पॉलिटिक्स के अंदर हो, सारी डिलिमिटेशन के थ्रू भी सीट्स दी जा रही हैं दूसरों को जो कश्मीरी नहीं है, और उनको उनके हुकूक भी सल्ब किए जा रहे हैं और पॉपुलेशन बुनियादी नुमाइंदगी भी तो होती रहेंगी जब तक इसके खिलाफ इंटरनेशनली कार्रवाई नहीं होगी।
ठीक है, मिसाल मलिक साहब हमारे साथ ही रहेगा। गौहर साहब, जो सूरत हाल कश्मीर में यकीनन बतौर इंसान तो उसकी मजम्मत हर जानिब से की जा रही है, भारत में मौजूद जो आम आवाम है, जो आम जनता है, उसका रद्द अमल क्या है, खासतौर पर जो 5 अगस्त 2019 का इकदाम उठाया गया था उसके बाद से अब तक कश्मीर की सूरत हाल पर? देखिए, जिस तरह की हुकूमत जो अभी भारत में है, भारतीय जनता पार्टी की, एक आइडियोलॉजिकल हिंदुत्व माइंडसेट वाली एक हुकूमत है, जिनका हिंदुस्तानी मुसलमानों और खासकर कश्मीरी मुसलमानों के हवाले से एक माइंडसेट है कि इनको अपनी प्लेस दिखानी है, वी हैव टू शो देम देयर प्लेस। तो उस जहन के तहत ये सारे इकदाम किए गए, और बल्कि कश्मीर के नाम पर ही, गाय, मुसलमान, पाकिस्तान, कश्मीर के नाम पर ही उन्होंने इंतखाबात भी जीते हैं। तो लेकिन एक तबका है भारत में जो खुद को एक तरह से जो लिबरल कहता है, या जो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मजम्मत भी की है, जिन्होंने मजमून भी लिखे हैं, लेकिन एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो हिंदुत्व माइंडसेट वाली है वो बिल्कुल एंजॉय करती है जितनी डिसएम्पावरमेंट, जितनी डिस्पोजेशन, जितने डिसएडवांटेजेस कश्मीरी होंगे उसको वो एंजॉय करते हैं, चाहे वो डीलिमिटेशन का मामला हो, पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट का मामला हो, या जो है डेमोग्राफिक चेंज के जरिए अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करने का मामला हो, तो वो उन चीज़ों को बड़ा एंजॉय करते हैं। अच्छा मिसाल साहब, अब गौहर साहब की गुफ्तगू भी आपने मुलाहिजा की, ये जो हिंदुत्व सोच है, ज़ाहिर है जिसके असरात हम कश्मीर में भी देख रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ जो साजिशें की जा रही हैं, और पाकिस्तान ने भी काफ़ी मौसर आवाज़ उठाई है कश्मीरियों के हक़ के लिए, आप भी ज़ाहिर है बहुत एक्टिव हैं कश्मीरियों की आवाज़ के हवाले से, कितनी तब्दीली देख रहे हैं आप इस वक्त जो शराकतदार हैं या जो आलमी ताकतें उनके रवैये में, ख़ास तौर पर ये जितनी 5 अगस्त के बाद से मौसर तरीके से आवाज़ें उठाई गई हैं उनको लेकर कितना कोई वे फॉरवर्ड आप देख रही हैं कि मामलात हल होने की तरफ जाएंगे आने वाले दिनों में? देखिए, इन पास्ट 2 इयर्स के अंदर जब से एब्रोगेशन हुई आर्टिकल 370 और 35A की, मेरी क्लोज डोर मीटिंग हुई है यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ 1 to 1, और यूएन के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ भी मेरी मुलाकात हुई है, और बहुत सी जो फॉरेन डेलीगेशंस आती हैं पाकिस्तान के अंदर, और अभी भी OIC की आई हुई है, उनके साथ भी मीटिंग है। तो ये चल रही है मीटिंग्स, डिप्लोमेसी चल रही है, या जहाँ जहाँ हम लोग अपनी आवाज़ मैं उठा सकती हूँ, कॉरेस्पॉन्डेंस करना इंटरनेशनली वर्ल्ड बॉडीज़ के साथ फॉर द रिलीज ऑफ पोलिटिकल प्रिजनर्स, नॉट जस्ट फॉर माई ओन हस्बैंड बट फॉर ऑल द पोलिटिकल प्रिजनर्स, या जो भी वहाँ पे ग्रोस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, जितनी कैपेसिटी है। और मैं परसों भी मेरी फॉरेन मिनिस्टर के साथ हमारा एक फंक्शन था, कल भी था, और उसमें मेरे वहाँ पे भी यही तजवीज़ दी है कि फॉरेन ऑफिस के अंदर एक लीगल सेल इस्टेब्लिश होना चाहिए, और उस पर वो वर्क भी कर रहे हैं। इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमैनिटेरियन लॉ के जब तक एक्सपर्ट्स नहीं बैठेंगे, क्योंकि कश्मीरी बीइंग द प्रिंसिपल पार्टी बट ऑब्वियसली पाकिस्तान इज़ अ सिग्नेटरी टू द रेजोल्यूशंस, उसका एक बहुत क्रूशल रोल है इस मैटर के अंदर आवाज़ उठाने के लिए और लीगल एक्शन लेने के लिए, चाहे वो यूरोपियन ह्यूमन राइट्स का कोर्ट हो, चाहे अमेरिकन कोर्ट्स में भी ये मैटर लेके जाया जा सकता है, ICJ, ICC के अंदर। तो बहुत से तरीक़ेकार हैं जिसके तहत ये केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर जो वकील जो चाहिए उसके लिए वो जो टीम है वो अभी उस पर वर्किंग चल रही है इनकी, और एक कश्मीर एनवॉयज होने चाहिए। और स्पेशली जब मैं UN सेक्रेटरी जनरल को भी मिली थी तो आई टोल्ड हिम दैट यू नो वी डेस्परेटली वांट अ कश्मीर एनवॉय नॉमिनेटेड फ्रॉम द UN, और जो डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं इसके ऊपर टेबल होनी चाहिए रेजोल्यूशन कि यहाँ पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट कराया जाए। जो मुझे रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ऑलमोस्ट के 40 लाख तक डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू किए जा रहे हैं इंडियंस को यहाँ पे, तो 1-2 साल के अंदर ये तो एक पूरी मेजॉरिटी में बन जाएंगे। और फिर अगर प्लेबिसिट होता है, रेफरेंडम, फिर तो कश्मीरियों की वॉइस बिल्कुल ही मार्जिनलाइज्ड हो जाएगी, तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिसाल मलिक साहिबा और गौहर गिलानी साहब हमारे साथ आप मौजूद थे और सारी सूरत हाल पर हमें अपने तजिए और सूरत हाल से आगाह करें। नाज़रीन, दीगर उमूर भी हैं जिन पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत से वालिदैन और तुलबा आजकल सिंगल करिकुलम को लेकर काफ़ी परेशान हैं, ख़ासतौर पर वो वालिदैन जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में ज़ेर तालीम हैं और जो अपने बच्चों को आलमी मयार की तालीम देना चाहते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक यकसा निज़ाम तालीम में तालीमी मयार बहुत सतही है जो उनके तुलबा के लिए आगे जाने के बजाय पीछे ले जाने के मुतरादिफ है। और अक्सर वालिदैन
इसे तालीमी मार्शल लॉ करार दे रहे हैं। सबसे पहले हम अपने सवाल पर नजर डालेंगे, फिर अब मेहमान से इस पर बात करेंगे। हमारा सवाल ये है कि प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन यकसा निज़ाम तालीम को तालीमी मार्शल लॉ क्यों करार दे रहे हैं? क्या वालिदैन की सिंगल करिकुलम पर तनकीद जायज़ है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मरियम चुगताई साहिबा, डायरेक्टर नेशनल करिकुलम काउंसिल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा कि क्या आप समझती हैं कि तलबा को तालीमी मैदान में नई जहतों से आरास्ता करने के जो मकासद सिंगल नेशनल करिकुलम की बुनियाद बने, वो मकासद अमली तौर पर भी जो सिलेबस तरतीब दिया गया है उसमें पूरे होते नजर आ रहे हैं? देखें, तालीमी निज़ाम पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार है। आप जो भी सिरा उठाएं, चाहे वो टीचर ट्रेनिंग है या स्कूल क्वालिटी है या फैसिलिटीज़ है या इम्तिहानी निज़ाम है, हर तरफ आपको प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। तो इस सूरत हाल में अगर आपको कोई एक सिरा पकड़ना हो जिसको अगर आप सीधा कर लें तो आपकी रुख का तयन हो जाए और बाकी सारी चीज़ें उसके साथ अलाइन हो जाएं, तो वो निसाब है। और क्योंकि पाकिस्तान का ये निसाब उन बैनुल अक़वामी मेयारात क्योंकि पाकिस्तान का ये निसाब उस बैनुल अक़वामी मेयार को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है जो एक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के बच्चे को आनी चाहिए, तो उस हिसाब से ये एक बहुत डॉक्टर साहब, बाज़ वालिदैन और तलबा ये भी एतराज़ कर रहे हैं कि तालीमी निज़ाम को यकसू करने के लिए बहुत सारे मज़ामीन में से जदीद मौज़ूआत निकाल कर उन्हें भी सतही बना दिया गया है। क्या आप समझती हैं कि तालीमी निसाब को जो औसत शौरी सतह है उस पर लाने के लिए ऐसा किया गया है? जी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है और ये बात बिला वजह इस तरह से फैलाई गई है। और मुझे नहायत अफसोस है कि वालिदैन जो कि पहले ही कोविड के वक्त में इतने सख्त परेशान हैं, उनको इस मामले के बारे में भी मज़ीद परेशान किया गया है। बारहा मैंने ये कहा है और हुकूमती नुमाइंदों ने भी कहा है कि ये निसाब एक बुनियादी सतह है, यानी कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड है जिसके ऊपर हर बच्चे को आपने रखना है। इसमें बिल्कुल भी ये बात नहीं की गई कि ये मैक्सिमम स्टैंडर्ड है या ये ऊपर वाली हद है, इसके ऊपर आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। मिसाल के तौर पे निसाब में अगर कहा गया है कि बुनियादी सतह पे पाकिस्तान का हर बच्चा, चाहे वो मदरसे में पढ़ता है, सरकारी स्कूल में है या प्राइवेट स्कूल में है, उसको गिनती भी आनी चाहिए और उसको अलिफ बे पे भी आनी चाहिए। अब अगर कोई बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़ता है या उसके वालिदैन चाहते हैं कि वो इससे भी आगे बढ़े, तो वो 3 हर्फ जोड़ के अगर लफ्ज़ बना सकता है, टीचर उसको सिखाना चाहता है, तो निसाब इस चीज़ से बिल्कुल नहीं रोकता। आप ये जो बात की जाती है कि निसाब सब लोगों को नीचे ले आएगा, जो थोड़ी बहुत अच्छी तालीम चल रही थी वो भी ख़त्म हो जाएगी, ये बात बिल्कुल गलत है। डॉक्टर साहब, वालिदैन का एक एतराज़ ये भी है कि सिंगल नेशनल करिकुलम के तहत दावा तो ये किया गया था कि तलबा को बैनुल अक़वामी मयार तालीम से हमांग किया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही फिर अंग्रेज़ी ज़बान की अहमियत को कम कर दिया और निसाब को सतही करके हमारे तलबा को बैनुल अक़वामी इम्तिहानात की दौड़ में भी लेवल प्लेइंग फील्ड से महरूम किया जा रहा है। क्या आप समझती हैं कि ये एतराज़ वालिदैन का ठीक है कि हमारे तलबा को बैनुल अक़वामी इम्तिहानात के लिए तैयार नहीं किया जाएगा इस करिकुलम के तहत? जी बिल्कुल कर पाएगा, इसलिए क्योंकि इससे पहले जो निज़ाम चलता आ रहा था वो ये था कि या इंग्लिश मीडियम स्कूल थे या उर्दू मीडियम स्कूल थे, कि सारे सब्जेक्ट्स उर्दू में पढ़ाए जा रहे हैं या सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन बाइलिंगुअल स्कूल्स जो थे वो बहुत कम थे। लेकिन अगर आप बैनुल अक़वामी सतह की बात करें या बैनुल अक़वामी मेयार की बात करें, तो साइंस ये कहती है कि बच्चों को बाइलिंगुअल बनाना या मल्टीलिंगुअल बनाना, कि वो एक छोटी उम्र से ही एक से ज़्यादा ज़ुबान बोल सकें, वो उनकी दिमाग की डेवलपमेंट के लिए, उनकी लर्निंग के लिए बहुत मुफीद रहता है। जो बच्चे बचपन में एक से ज़्यादा ज़ुबान सीखते हैं, उनके दिमाग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को समझ सकते हैं। यहाँ तक अब जहाँ तक ये वाली बात है कि आगे जाके क्या वो दुनिया में मुकाबला कर सकेंगे कि नहीं, तो मैं वालिदैन से ये सवाल करती हूँ कि क्या वो चाहेंगे कि उनके बच्चे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंटेंट को याद करके हाफ़ज़े का इम्तिहान दे दें, या उनको मल्टीपल लैंग्वेजेस में, कम से कम 2 लैंग्वेजेस में, इंग्लिश और उर्दू में तसव्वुराती समझ बूझ हो, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो,
जो नौकरियां इन बच्चों को करनी होंगी आज से 15-20 साल बाद जब ये वर्क फोर्स में आएंगे, बहुत सी वो नौकरियां अभी एग्जिस्ट भी नहीं करती। हमने अगर अपनी यंग जनरेशन के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना है तो हमें तमाम तर बच्चों को एक कॉम्प्लेक्स थिंकर बनाना है। ये बात बिल्कुल गलत है कि अगर आप अंग्रेज़ी के सब्जेक्ट्स जो हैं वो कम कर देंगे तो इसलिए उनको अंग्रेज़ी नहीं आएगी। अंग्रेज़ी और उर्दू के सब्जेक्ट्स 50-50% पर हैं। जो पुराना निज़ाम था कि या सिर्फ इंग्लिश मीडियम है या सिर्फ उर्दू मीडियम है, वो निज़ाम ख़त्म किया जा रहा है। अब पाकिस्तान के तमाम बच्चे बायलिंगुअल ज़रूर होंगे, अंग्रेज़ी भी अच्छी बोलेंगे, उर्दू भी अच्छी बोलेंगे और बेशतर इलाकों में वो मल्टीलिंगुअल भी हो सकते हैं। उनके आसपास लोग मल्टीलिंगुअल हैं, वो एक इसी टीवी चैनल पर अभी एड्स आएंगी, एक इंग्लिश में होगी एक उर्दू में होगी, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इमर्सिव लर्निंग की। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग दैट द गवर्नमेंट इज़ डूइंग। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे जो लोकल हमारा तालीमी निज़ाम है और इम्तिहानी निज़ाम है, उसमें आज तक मजमूई तौर पर मौज़ूआत का कॉन्सेप्ट वाज़ेह करने की बजाय रट्टे पर जोर दिया जाता रहा है। अब सिंगल नेशनल करिकुलम में निसाब में ऐसे क्या इक़दाम उठाए गए हैं जिनसे रट्टे के बजाय कॉन्सेप्चुअल स्टडी को प्रमोट किया जा सके? सिंगल नेशनल करिकुलम में इस बात को फ्रंट एंड सेंटर अहमियत दी गई है कि हमने रट्टे के निज़ाम को डिफ़ीट करना है और बच्चों को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देनी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप किसी भी पेरेंट से पूछ लें, टीचर से पूछ लें या किसी भी तालीमी एक्सपर्ट से पूछ लें, बच्चे रट्टा निसाब की वजह से नहीं लगाते, बच्चे रट्टा इम्तिहान की वजह से लगाते हैं। अगर आपका इम्तिहान उसमें जो सवाल आता है उस पे लिखा होगा इस सवाल का जवाब फ़लानी टेक्स्ट बुक के सफ़ा नंबर 30 के पैराग्राफ नंबर 2 में है, तो बच्चा वो टेक्स्ट बुक में जाके वो वाला पैराग्राफ याद करेगा और रट्टा उस तरह फ़रोग़ पाएगा। लेकिन अगर आपका इम्तिहान इस बात पे मुनहसर है कि इस चैप्टर में इन कॉन्सेप्ट्स की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो फिर वो बच्चा वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए, क्योंकि उसने इम्तिहान उस पर देना है, वो अपने क्लास फेलोज़ से वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेगा, वो क्लास में टीचर से सवाल पूछेगा, वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन को ढूंढेगा। रट्टे का निज़ाम इम्तिहानी रट्टा आपका डायरेक्टली लिंक्ड है असेसमेंट सिस्टम के साथ, जो कि हमारी निसाबी कार्रवाई में असेसमेंट एग्ज़ामिनेशन सिस्टम का रिफ़ॉर्म एक बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका है। हम ऑलरेडी उस पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी आपको ये कहे कि क्योंकि निसाब बन गया है इसलिए निसाब की वजह से रट्टा प्रमोट होगा, ये बात फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। लोग इसको बिलीव करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसका आपस में उस तरह से लिंक नहीं है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक दूसरा मामला भी है कि दुनिया भर में राइज तालीमी निज़ाम के जो बुनियादी उसूल हैं उन्हें पूरा करने के लिए असातिज़ा को तदरीसी करियर शुरू करने से पहले ही कुछ अमली कोर्सेज लाजमी करने होते हैं और फिर उसके बाद मिड करियर कोर्सेज भी लाजमी करार दिए जाते हैं और इनकी वजह से असातिज़ा भी जदीद तकाज़ों से वाकिफ़ रहते हैं। अब तलबा को फिर बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। क्या आप समझती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में एक 100 नंबर का इम्तिहान पास करके स्कूलों और कॉलेजेस में जो असातिज़ा पढ़ा रहे हैं उनकी अक्सरियत सिंगल नेशनल करिकुलम के मकासद पूरे कर पाएगी? बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये निसाब की कार्रवाई में जो टीचर ट्रेनिंग को अहमियत दी जा रही है वो इन्हीं वजूहात की बिना पर दी जा रही है जो आपने बताई। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, 1995 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वर्ल्ड बैंक के साथ उन्होंने पाकिस्तान पे रिसर्च की और उन्होंने एक किताब लिखी होप और डिस्पेयर के नाम से, जिसमें उन्होंने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च करके ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि पाकिस्तान में जितनी भी आप ट्रेनिंग असातिज़ा की करा लें उसका बच्चों की परफॉर्मेंस, बच्चों की लर्निंग से बहुत कम लिंक था। पाकिस्तान में टीचर्स की इतनी ट्रेनिंग हो चुकी हुई है लेकिन उस ट्रेनिंग का कोई फ़र्क नहीं आता बच्चों के असल उनकी लर्निंग पर या उनके टेस्ट स्कोर पर। जिस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा वो ये है कि हम अपने ट्रेनिंग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज़ करें, और सेकेंडली हम इस चीज़ का ज़रा अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान का स्केल क्या है। पाकिस्तान में 25 मिलियन बच्चे तो स्कूल से बाहर हैं, करोड़ों बच्चे आपके स्कूलों में पढ़ने वाले हैं, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगाएं कि आपके टीचर्स कितने दरकार हैं।
इतने सारे टीचर्स को ट्रेनिंग दर ट्रेनिंग कराते कराते इतनी दहाइयाँ हमारी गुजर गईं जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया। इसके लिए इस निसाब के तहत हमारा प्लान है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम पाकिस्तान के कोने कोने में टीचर्स को उस तरह की ट्रेनिंग दें जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो, जो आगे बच्चे की लर्निंग में भी ट्रांसलेट हो। अगर हम वही करते जाएंगे जो आज तक करते आए हैं तो वहीं पहुंच जाएंगे जहां आज भी बैठे हुए हैं। तो इसलिए आई वुड से कि टीचर ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हमें टीचर ट्रेनिंग को एक री इमेजिन करने की ज़रूरत है और बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ तबकाती तकसीम तालीमी इदारों और निसाब में भी नुमाया नज़र आती है। अब वसाइल रखने वाले बच्चों को स्कूल जाने से पहले ही गैजेट्स, टूर्स या फिर अंग्रेज़ी ज़बान से आशनाई वगैरह जैसे एक्सपोजर्स होते हैं जो उन्हें वसाइल ना रखने वाले बच्चों से पहले ही मुमताज़ कर देते हैं। अब इसी बुनियाद पर वालिदैन अपने बच्चों के लिए स्कूलों का इंतखाब भी करते हैं। क्या सिंगल नेशनल करिकुलम से इस तबकाती तफरीक को मिटाया जा सकेगा? जी, इस निसाब का मेन मकसद ही ये है कि पाकिस्तान जो इतने सारे तबकात में बिखरा हुआ है, बटा हुआ है, उस तकसीम को किसी हद दर्जे तक कम किया जाए। देखें, ये तबकाती तकसीम दुनिया की बहुत डेवलप्ड सोसाइटीज़ में भी है, बहुत इक्वल सोसाइटीज़ में भी है। अमीरों और गरीबों में दुनिया की हर सोसाइटी में फ़र्क रहा है और पहले भी था, ये कोई आज की बात नहीं। लेकिन पाकिस्तान में ये फ़र्क बहुत ज़्यादा है। इस फ़र्क को डेफिनेटली इस फ़र्क को कम तो किया जा सकता है। अब आपने बात की टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज की। पाकिस्तान के हर स्कूल में कंप्यूटर लैब तो नहीं है, लेकिन हर बंदे के पास आज फ़ोन ज़रूर मौजूद है। तो क्या वजह है कि आज हम एक डिजिटल एज में रहते हैं? आज हमारे पास दूसरे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ की मिसालें भी मौजूद हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी का एक हिकमत के साथ इस्तेमाल करते हुए बहुत सी ये इनइक्वालिटीज़ को कम किया है। जहाँ पर रिसोर्सेज का मसला है कि बच्चे जो हैं उनके पास कंप्यूटर लैब्स नहीं हैं या लैपटॉप्स नहीं हैं, तो इस पे मैं आपको एक चैलेंज करूँगी, एक क्वेश्चन आपको मैं बताऊँगी कि ये एक मिथ है कि अगर आप बच्चों को सिर्फ टेक्नोलॉजी पकड़ा देंगे तो उनको सब कुछ आ जाएगा। MIT की स्टडी है वन लैपटॉप पर चाइल्ड। ये आज से कई साल पहले, को 10-15 साल पहले हुई थी, जिसमें उन्होंने बहुत सारे ममालिक में बच्चों को लैपटॉप्स दिए थे और स्टडी किया था कि क्या इसका बच्चों की लर्निंग पे कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं। और उस स्टडी की फाइंडिंग ये थी कि इनफैक्ट बच्चों की जो पहले उनकी लर्निंग थी, जो एजुकेशन थी, उसका स्टैंडर्ड और नीचे आ गया था। तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका बड़ा केयरफुल इस्तेमाल करना चाहिए। हमें ये हरगिज़ नहीं सोचना चाहिए कि जैसे अगर अच्छा डॉक्टर साहब, टेक्नोलॉजी का आप भी जिक्र कर रही हैं और टेक्नोलॉजी से हम आगे को भी इस करिकुलम की तैयारी में एक बुनियादी ज़रूरत के तौर पर तस्लीम भी किया गया है। अब पाकिस्तान में सरकारी स्कूल्स की तादाद, फिर वहाँ पर मौजूद सहूलियात और IT या कंप्यूटर से आगाही रखने वाले असातिज़ा की तादाद को देखते हुए क्या आप समझती हैं कि अमली तौर पर ऐसा हो पाएगा? जी, ये बिल्कुल मुमकिन है, इसलिए क्योंकि आज इस हुकूमत ने तालीम को तरजीह दी है, एक पहला कदम उठाया है और हम बहुत जल्दी पेंडेमिक के बावजूद हम काफ़ी आगे तक अपने निसाब, अपनी मंजिल का तयन करने में कम से कम प्राइमरी स्कूल्स के लिए कामयाब हो गए हैं और सेकेंडरी स्कूल्स का काम चल रहा है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगली 3-4 हुकूमतें जो आएँ वो तालीम को इतनी ही तरजीह दें और उसके बाद हम बिल्कुल उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं जो आप बता रही हैं कि हमारे यहाँ हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन इनमें बेहतरी लाई जा सकती है। इसकी मिसाल आपको मैं ये देखती हूँ कि हम टीचर्स की बात कर रहे हैं कि टीचर्स को असातिज़ा को वो ट्रेनिंग नहीं है या उनको वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना नहीं आता। क्या आप जानती हैं, बहुत से वालिदैन जो हैं, जो ये शो सुन रहे होंगे, उनको याद होगा जब मैं भी छोटी थी तो टीवी पर ऐड आया करती थी 1990s में नई रोशनी स्कूल्स की। और वो नई रोशनी स्कूल्स थे उन बच्चों को एजुकेशन देने के लिए जो बच्चे अच्छा स्कूलों से बाहर थे। बड़ी अच्छी स्कीम थी, 1995 में ये लाई गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें असातिज़ा की भर्ती किस तरह से की गई थी? अगर आपका जो 100% कोटा था असातिज़ा की भर्ती का, उसमें से 30% कोटा सिर्फ उस एंटिटी के पास था जिसने ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना था। 30% असातिज़ा की भर्ती आपके MNAs
और सेनेटर्स के पास थी। 30% आपकी मज़ीद असातिज़ा की भर्ती आपके प्रोविंशियल असेंबलीज़ के MPAs के पास थी और 10% असातिज़ा की भर्ती प्राइम मिनिस्टर के पास थी। तो जब 10 में से 7 असातिज़ा सिफारिशों और सियासी मकासद की बिना पर बग़ैर किसी सर्टिफिकेशन, बग़ैर किसी क्वालिफ़िकेशन के हायर किए गए हैं और वो असातिज़ा उन्होंने एक पूरी जनरेशन को पढ़ा दिया है और वो आज बड़े सीनियर असातिज़ा बने हुए हैं। और ये तो मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ। तो इन असातिज़ा को लेकर आगे जाने में तब्दीली ऐसे तो नहीं है ना, सुबह स्टार्ट किया तो शाम को ख़त्म हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आप समझते हैं कि सिंगल नेशनल करिकुलम की तैयारी के वक्त तमाम शराकतदारों को एतबार में लिया गया है? क्योंकि हमारे मुल्क में राइज मदारिस को भी इसी करिकुलम के मातहत लाया जाएगा। क्या मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे और पढ़ाने वाले उस्ताद के मजमूई शऊर को भी इस करिकुलम में मद्देनज़र रखा गया है? जी बिल्कुल रखा गया है और ये इस निसाब के बारे में मेरी फेवरेट चीज़ है। आज तक के निसाब जितने भी पाकिस्तान में बनते आए हैं या दीगर आप ममालिक में भी देख लें, कभी भी आपको बहुत कम कहीं नज़र आएगा कि इतनी मैसिव स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, लोगों को की शमूलियत के साथ निसाब जमहूरी तौर पर नहीं बनाए जाते। निसाब बस बना दिए जाते हैं, एक्सपर्ट्स बना देते हैं और वो इशू हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में मैंने अपनी PhD की रिसर्च भी पाकिस्तान के 1947 से लेकर आज तक जितनी तालीमी पॉलिसियाँ बनी हैं, जितने करिकुलम आए हैं, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मरियम चुगताई साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।